पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात हम बिहार की करें तो सभी चिंतित हैं कि वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि कट जाएगा। मैं भी अपने घर में तलाश रहा हूं कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलेंगे और बीएलओ साहब कब घर आएंगे, इसकी तारीख कैसे हमें जानकारी में आएगी, क्योंकि किसी को बाहर भी जाना है, किसी को कार्यालय भी जाना होता है। खैर, तो यह चिंता सबसे बड़ी चिंता है और बिहार में इस पर सियासत शुरू है। सभी जितने विपक्षी दल हैं, सभी इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। बहरहाल, हम आज चर्चा करेंगे सुपर संडे की। आज दिन मंडे है, कल हम लोगों का रविवार के दिन कार्यक्रम नहीं आता है, लेकिन सुपर संडे को बिहार में सुपर सियासत हुई। आपने देखा, हमने भी देखा, मैं तो पटना में ही मौजूद, आप दिल्ली से पटना की खबर ले रहे थे कि किस तरीके से गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की मजलिस हुई। देखिए, बहुत अनुशासित सभा हुई, लेकिन यह भी सच है कि गांधी मैदान भरा नहीं जा सका। उम्मीद इस बात की थी कि गांधी मैदान भर जाएगा और पटना को पाट देंगे। अब इसके भी दो मायने हैं। यदि गांधी मैदान पूरा भर जाता और भीड़ अनुशासित न होती तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा सकते थे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता था, लेकिन उतनी चर्चा ही नहीं फैली। और इसके इतर यदि हम मुसलमानों की मजलिस के अलावा बात करें तो राजगीर में भीम समागम में चिराग पासवान बोले। चिराग पासवान की बातें फिर से एनडीए के कई घटक दलों को समझ में नहीं आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, मुझे रोकने की साजिश की जा रही है। बात तो वे विपक्षी दल की कर रहे थे, तेजस्वी यादव की कर रहे थे। वह कह रहे थे कि देखिए, तेजस्वी यादव को अपने पिता से पूछना चाहिए कि आपातकाल में उनको कितनी यातनाएं दी गई थी। लेकिन रोकने की कोशिश कौन करेगा? रोकने की कोशिश तेजस्वी यादव तो करेंगे नहीं। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यह कहा जाना कि बिहार से चिराग पासवान लड़ेंगे गलत है। मैं बिहार के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहा हूं। तो एक बड़ी तस्वीर वह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ याद है, किस तरीके से मेरा परिवार टूटा, किस तरीके से मेरी पार्टी टूटी। सभी लोगों ने चिराग पासवान को खत्म समझ लिया, लेकिन हम फिर से खड़े हो गए। और डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं, क्योंकि मैं शेर रामविलास पासवान का बेटा हूं। तो चिराग पासवान की बातें, क्या इसे सिर्फ सीटों का दबाव माना जाए, या फिर चिराग पासवान कोई खेला कर रहे हैं, या उनकी नजरों में, उनके प्लान में कोई बड़ी तस्वीर है जिसे एनडीए के दूसरे घटक दल, विशेषकर जेडीयू जो है, वह डिकोड नहीं कर पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा गया में थे, उन्होंने जो कहा वह तो आप समझ ही रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि यदि हमारी संख्या इतनी होती तो ये समस्या नहीं होती। वह उन बातों की ओर इशारा कर रहे हैं और जिन इलाकों में कुशवाहा हैं वहां अपनी छाप, क्योंकि देखिए, कुशवाहा जाति और राजपूत जाति हम और आप बेहतर जानते हैं कि दोनों टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। और देखिए, कुशवाहा जाति के बारे में मुझे अभी एक जानकार बता रहे थे कि बिहार के 3 हिस्सों के कुशवाहा का वोटिंग ट्रेंड क्या है। उत्तर बिहार के जो कुशवाहा हैं वह सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार को देखते हैं। मध्य बिहार के जो कुशवाहा हैं उनमें आधे से अधिक माले के साथ हैं, चाहे वह मगध का इलाका हो, शाहाबाद का इलाका हो, भोजपुर का इलाका हो, पटना का इलाका हो। और जो अंग प्रदेश के, मतलब आधे हमने कहा मध्य बिहार में माले के साथ, और आधे में उपेंद्र कुशवाहा की छाप और नीतीश कुमार के प्रति निष्ठा, और उधर अंग प्रदेश में उन्हें सम्राट चौधरी में भविष्य दिख रहा है। तो ये वोटिंग ट्रेंड है। फिर इसके अलावा पैसियों को लुभाने की कोशिश में तेजस्वी यादव ने पटना के बापू सभागार में कहा कि देखिए, बनिया का मतलब होता है बनिए। तो क्या बनिए? आपको बनना है और बिहार को बनाना है।
बनिएगा तो बिहार बनेगा। मतलब वह बिहार के व्यापारी वर्ग में 2005 के पहले की जो छाप है, जो भय है, उसे खत्म करना चाहते हैं। और पटना में ही कल आपने देखा, छत्रपति शिवाजी की आदमकद प्रतिमा लगाने को लेकर कुर्मी समाज के उभरते नेता प्रणब प्रकाश ने पटना के मैरिन ड्राइव पर बड़ा प्रदर्शन किया, बड़ी ताकत दिखाई और एक नई मांग छिड़ गई कि जो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उनकी उपस्थिति छत्रपति शिवाजी मरीन ड्राइव पर दिखना चाहिए। तो सुपर संडे की सुपर सियासत, मुसलमानों की मजलिस, चिराग के बोल, उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी और तेजस्वी यादव की बानी और प्रणब प्रकाश की ताकत। अब आपकी टिप्पणी अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो सबसे पहले हम लोग गांधी मैदान की सभा से ही शुरू करें। जाहिर है वो सबसे बड़ा जी आयोजन था, सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन था और उस पर जी सबकी नजरें थी और कई दिनों से उसकी तैयारी हो रही थी। हम लोगों ने पहले भी एक दिन उसकी चर्चा में कहा था कि किस तरह से कांग्रेस के आला कमान ने अपने प्रदेश के नेताओं को एक संदेश भेजा था कि आप इसमें पूरी ताकत से शामिल होइए। और तभी राजेश बिल्कुल साहब ने जाकर के फैसल रहमानी से मुलाकात की थी, जो इमारत शरिया के वहां के प्रमुख हैं और जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता थे। तो ये वो जी आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से कई तरह से महत्वपूर्ण है। और हम उस मुसलमानों की मजलिस वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ का जो संशोधित कानून पास हुआ है उसका विरोध करने के लिए एक सभा हुई थी ये। और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालतों में भी लंबित है, वक्फ का मामला कोर्ट में भी लंबित है। उसका विरोध होना था, बीच में पहलगाम कांड हो गया और ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो वो मामला टल गया, नहीं तो एक लंबी रूपरेखा बनी थी विरोध के आंदोलन की, आपको ध्यान होगा। और उसकी ऐसी रूपरेखा बनी थी कि 7 जुलाई तक लगातार आंदोलन होना था और उसके बाद 1 करोड़ बिल्कुल साक्षर भेजे जाने थे प्रधानमंत्री को, लेकिन वो नहीं हो सका। वो चूंकि पहलगाम कांड हो गया 22 अप्रैल को, उसके बाद ये सारी चीजें रुक गई थी। अब वो नए सिरे से रिवाइव हो रहा है, तो सबसे पहला प्रदर्शन बिहार में हुआ है। तो एक तो वो बिल्कुल प्रदर्शन है मुस्लिम समाज का, हम उसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि एक तरह से अपोजिशन ने उसको पूरा टेक ओवर कर लिया, पूरे मंच को। और मुस्लिम समाज के लोग अपनी बात कहें, उससे ज्यादा बातें तेजस्वी यादव ने कही, उससे ज्यादा बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने कही, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कही, कन्हैया कुमार ने कही, पप्पू यादव ने कही, हाँ पप्पू यादव ने हाँ कही, पप्पू यादव ने कही, दीपांकर भट्टाचार्य ने कही। दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। तो वो पूरा स्पेस जो एक तरह से जो मुस्लिम समाज और इमारत शरिया की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन का एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ, वो एक तरह से मंच बन गया अपोजिशन का। समूचा अपोजिशन, पूरा इंडिया ब्लॉक जो है इसमें अपनी पूरी ताकत के साथ उतरा। अब एक सवाल तो यही उठता है ज्ञानेश्वर जी की वक्फ कानून के ऊपर अपोजिशन ने इतनी क्यों ताकत झोंकी? बिल्कुल अपोजिशन का इतना दिखना, देखिए ये बहुत बारीक मामला है, ये पोलराइजेशन का बड़ा इशू है कि आप वक्फ कानून को, आज ही हमने देखा, आज आपको भी आया होगा आपके व्हाट्सएप में, पता नहीं आपने चेक किया या नहीं, लेकिन हमने चेक किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मीम्स आए और उनके जो बीजेपी के मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं दानिश इकबाल, उन्होंने डाला। उनका एक मीम था जिसमें 3 तस्वीरें बनी हुई थी, एक भारतीय संसद की तस्वीर, एक नई दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीर और एक पटना के गोविंदपुर गांव की तस्वीर। और ये लिखा हुआ फतुआ में ही गोविंदपुर है, बिल्कुल फतुआ में ही गोविंदपुर है। और आज पसमानदा समाज की बैठक भी की है बीजेपी ने। आज ही पसमानदा मिलन समारोह भी एक हुआ है जिसमें दानिश इकबाल और जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता है वो सब थे और सम्राट चौधरी मौजूद थे। तो वो जो मीम है कि, और उसके साथ लिखा हुआ तेजस्वी यादव की फोटो लगा करके कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीय संसद, दिल्ली का एयरपोर्ट और गोविंदपुर गांव की हजारों एकड़ जमीन हम वक्फ को दे देंगे। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कल जिस तरह से संडे की सभा में जिस तरह से गरजे हैं तेजस्वी यादव, और हमको लगा कि वो भीड़ देख करके, लोगों को देख करके वहां कुछ ओवरवेल्म्ड हो गए, वो ज्यादा जज्बाती हो गए और जज्बात में आकर के वो ये बातें कहने लगे कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति या कोई समाज, कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है, देश तो सबका है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो जज्बाती हो रहे थे। और उससे हमने देखा कि ये मीम, इसको करेंसी मिल गई। मतलब ये मीम चलने लगे। अब तो ट्विस्ट दिया जाता है, राजनीति में तो ट्विस्ट होता ही है, आप जो कहेंगे जरूरी नहीं है कि उसी तरह से अपोजिशन की पार्टी आपको प्रस्तुत करे आपकी बात को। तो ये एक इशू बन गया कि भाई ये कह रहे हैं कि सब वक्फ को दे देंगे। और ये बात तो पार्लियामेंट में वक्फ पर चर्चा हो रही थी, तब भी कहा गया था कि वक्फ का तो ये स्थिति है कि किसी दिन आकर के पार्लियामेंट को क्लेम कर दे कि ये वक्फ की जमीन है। तो ये वक्फ का जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील, इमोशनल इशू है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि पहलगाम के बाद ये दब गया था।
तो अगर चुनाव के पहले ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता और जो कानूनी मुकदमे हैं वो चल रहे होते तो एक अलग मसला होता। अगर हाईलाइट हो रहा है तो मुस्लिम समाज करे वो भी एक लेवल पर ठीक है कि उनको लग रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है। अपोजिशन जितनी ताकत से आया, हमको इसमें खतरा दिख रहा है ज्ञानेश्वर। अपोजिशन के तमाम नेता जिस तरह से जज्बाती हो रहे थे, जिस तरह की बातें कर रहे थे, जिस तरह के भाषण कर रहे थे, उससे बीजेपी को एक मौका मिल गया ये नैरेटिव सेट करने का कि भाई ये लोग की तो सरकार आएगी तो सारी जमीन ही उठा के वक्फ को दे देंगे ये लोग। और तेजस्वी ने कहा भी कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कानून को खत्म करेंगे, वक्फ का जो ये संशोधित कानून है हम लोग इसको रद्द करेंगे। तो ये इशू बन गया। देखिए दो चीजें हो गई, एक तो यह है कि आपका अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना, जो मुस्लिम समाज ने किया बिल्कुल उनका राइट है और अच्छा है, बड़ा प्रदर्शन किया, भले अपेक्षाकृत कम जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी भीड़ नहीं आई, लेकिन उनको अपनी बात कहनी थी और वो उन्होंने बात कही, अपनी एक मैसेज देना था, वो मैसेज दिया उन्होंने। अब ये धीरे धीरे देश भर में भी होगा, सब जगह होगा, लेकिन उसमें अपोजिशन की पार्टियों का इस तरह से सक्रिय होकर के शामिल होना और ऐसा प्रदर्शित करना जैसे वक्फ कानून के खिलाफ ये अपोजिशन का प्रदर्शन हो, बिहार का जो महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, उसका प्रदर्शन हो, इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हुआ है जो अल्टीमेटली बीजेपी के एजेंडे को सपोर्ट कर सकता है। बीजेपी का जो एजेंडा है नैरेटिव, जो कम्युनल पोलराइजेशन का, उसको ये सपोर्ट कर सकता है। और इसी में एक दो चीजें हैं जो अपोजिशन की पार्टीज को ध्यान रखना चाहिए है कि मुस्लिम समाज अगर अपना आंदोलन कर रहा है और आपका जो अपना इशू है उसको मत मिक्स करिए। आप अपनी बातें जो कहनी है, अभी जैसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था ज्ञानेश्वर जी जिससे आपने शुरुआत की, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वो आप किस तरह से, तो ये खबर आई है कि कोई 55-56 हजार अपोजिशन ने भी बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए हैं और वो एजेंट्स जाकर के घर घर जाकर के लोगों की मदद करेंगे। तो अभी एक मुख्य मुद्दा आपका ये है, इस एजेंडे पर टिके रहना चाहिए। वक्फ का मुद्दा एक लेवल पर होता, आप उनको अपना एक नैतिक समर्थन देते, आपकी पार्टी के लोग जाकर के वहां उसका समर्थन कराते, लेकिन सारे बड़े नेता गए, दिल्ली से नेता भेजे कांग्रेस ने, सलमान खुर्शीद और इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, ये तमाम नेता भेजे गए वहां। तो इससे लगा कि वक्फ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो हमको एक चीज इसमें, एक दूसरी बात जो हमको ध्यान आ रही है ज्ञानेश्वर जी, और बड़ा मुद्दा है, ये अपोजिशन अपना उस मुस्लिम वोट के लिए भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें असदुद्दीन ओवैसी की चिंता भी अपोजिशन को सता रही है। देखिए बिल्कुल वक्फ पर जो पार्टियां जो अपोजिशन जितना एक्टिव है, या इमारत सरिया ने जिस तरह से किया, वो सबसे ज्यादा एक्टिव हम लोगों ने देखा था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, एमआईएम को। तो एमआईएम आएगी, एमआईएम इसका क्रेडिट न ले ले, इसके विरोध का चेहरा एमआईएम न बन जाए, तो और उसके बाद क्या है कि आप जानते हैं जब चेहरा बन जाता है तो यूथ का अजीत जी, सीमांचल में सर्वे करने वाली एक एजेंसी ने बताया, एजेंसी के लोगों ने हमें गुप्त तरीके से कहा कि देखिए जब मैं वहां सर्वे कर रहा था तो इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 3 नाम सबसे अधिक लिए जा रहे हैं। पहला कांग्रेस का, दूसरा ओवैसी का और तीसरा पप्पू यादव का, चौथे पर राजद आ रहा था। तो यह चिंता भी है, यह चिंता भी है। हाँ, वही चिंता है कि भाई कांग्रेस के प्रति अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों का एक सद्भाव बना हुआ है। पप्पू यादव सबसे ज्यादा मुखर हैं, उस इलाके में निर्दलीय जीते, उनको सपोर्ट किया मुस्लिमों ने। और सुबह से ही नाश्ता करा रहे थे पटना में, सुबह से ही जलपान, सुबह से लगे थे, सुबह से। और सबसे पहले उन्हीं की खबर आ रही थी कि अपोजिशन की तरफ से पप्पू यादव तो जा ही रहे हैं पटना के उस कार्यक्रम में। बिल्कुल। और उसके बाद ओवैसी का है, ओवैसी ने पिछली बार भी 5 सीटें जीत ली थी, और उनका लोकसभा चुनाव में भी तमाम अनुमानों के उलट उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 4 लाख के करीब वोट आए, 3,90,000 से ज्यादा वोट आए। तो इसका मतलब है कि वहां मुस्लिम जो है वो एक कहीं ना कहीं रुझान अपना दिखाता है ओवैसी की तरफ। और अब अगर वक्फ के विरोध का चेहरा ओवैसी बनते हैं हैदराबाद से लेकर के बिहार में सीमांचल तक, तो उसका नुकसान तो इंडिया ब्लॉक को ही होगा ना, क्योंकि वक्फ हमने कहा कि इमोशनल इशू है। एक मतलब दूसरी तरफ भी बहुसंख्यकों के लिए अगर है पोलराइजेशन का इशू, तो वो अल्पसंख्यकों के लिए भी एक पोलराइज करने वाला इशू है, उनके लिए भी। अगर उस इशू पर आप विरोध का चेहरा नहीं बनते हैं या उसके विरोध में आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इस चिंता में हमको लगता है कि तमाम अपोजिशन के लीडर आगे बढ़ बढ़ के वहां जाकर के मंच पर अपने को दिखाया कि हम भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन अधिक मुसलमान बनने का खतरा भी है, अधिक मुसलमान बनने का खतरा भी है। वही हमने कहा कि इतने जज्बाती हो गए लोग, ऐसी ऐसी बातें करने लगे, वक्फ कानून हम खत्म कर देंगे सरकार आई तो, और ये देश किसी के बाप का नहीं, इस तरह की बातें करने से जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। तभी हमने कहा ना कि बीजेपी को मौका मिल गया मीम्स बनाने का, ये कहने का
इनकी सरकार आएगी तो ये तो सारी जमीन दे देंगे वक्फ को। तो कल को अगर इसका विस्तार होता है, ये इशू बनता है और लोगों को याद दिलाने चल लगा, लोगों को कहा जाए कि भाई ये गोल घर भी दे देंगे वक्फ को, ये गांधी मैदान भी दे देंगे वक्फ को, तो इस पर तो लोगों को तो समझ में आएगी बात, पोलराइज करने का इशू हो ही जाएगा। तो ये इशू एक दबा हुआ था, मुस्लिम समाज इसकी लड़ाई लड़ रही है, अपोजिशन इसको सपोर्ट करे, और जो जागरूक लोग हैं जिनको लग रहा है बौद्धिक समाज को कि भी इसमें उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो भी समर्थन करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति तो बड़ा श्रूड बिजनेस है, आप दिल से अगर सपोर्ट भी करते हैं तो अपना नुकसान थोड़े कर लीजिएगा। आज कोई नैतिक मूल्यों की लड़ाई थोड़े लड़ रहे थे तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी की, हम बड़ा नैतिक मूल्य, आपको सत्ता की लड़ाई लड़नी है। तो सत्ता की लड़ाई में कहाँ आपको पीछे रहना है, कहाँ दुबकना है, कहाँ चौड़े होकर के सामने आना है, ये सब सोच समझ के करना चाहिए। बहुत जज्बाती होने से नुकसान हो जाता है। वो हमने कल देखा कि जज्बाती होने में या वैसी की चिंता में, इन दोनों बातों में कि मुस्लिम वोट को ले आना है और वैसी उसका चेहरा नहीं बने, ज्यादा अपोजिशन की भीड़ वहां जमा हो गई और ऐसा लगा कि ये अपोजिशन की रैली। आपने कहा तो ये लोगों को समझ में आए कि ये इमारत सरिया की रैली थी, नहीं तो आप देखिए सब जगह कवरेज सारी थी, तेजस्वी यादव की कवरेज है, इमरान प्रताप बड़ी और कन्हैया कुमार की कवरेज है, वहां कहाँ फैसल रहमानी है या कहाँ कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा दिख रहा है। तो लग रहा है कि अपोजिशन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप तो एक एडवांटेज दे रहे हैं ना बीजेपी को, आप अपनी तरफ से एक ग्रुप का पत्ता उनको सौंप दे रहे हैं। ये चुनाव के समय इस तरह की छोटी छोटी गलतियां नुकसान ज्यादा कर देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, यह बात हुई मुसलमानों की मजलिस की, लेकिन बात करनी होगी चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान रुक नहीं रहे हैं। अभी राजगीर में खत्म नहीं हुआ है, आगे भी वो करेंगे रैली, और हर रैली में कह रहे हैं कि बिहार से नहीं लड़ना है, बिहार में बिहार के लिए लड़ना है, और मुझे रोकने की कोशिशें हो रही है, साजिशें हो रही है, जैसे साजिश 2020 में हुई थी। और मुझे सब कुछ याद है, मेरा परिवार कैसे टूटा, मेरी पार्टी कैसे टूटी, और मैं कैसे खत्म होकर, सब लोगों ने मान लिया कि मैं खत्म हो गया, मैं फिर से खड़ा हुआ हूं। तो चिराग पासवान की यह बोल एनडीए को किस रूप में समझ में आनी चाहिए। बीजेपी को शायद कुछ समझ आ रहा हो, लेकिन जेडीयू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मंशा क्या है। देखिए, हमने भी उनका भाषण सुना ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग पहले भी उनकी जो औरंगाबाद की सभा हुई थी, जब उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ सभा की थी, हम लोगों ने उस पर भी बात की थी। लगभग उसी तरह की बातें वो फिर उन्होंने राजगीर में भी की। विक्रमगंज में वही विक्रमगंज में उनकी सभा हुई थी। जो इसके पहले वाली जो सभा थी, जो भी उनके तमाम एमपी लगे थे, और एक बड़ा आयोजन इन लोगों ने किया था, नौ संकल्प सभा, जो 9 संकल्प इनका सम्मेलन था चिराग पासवान का। अब ये राजगीर में उन्होंने बहुजन भीम जो समागम किया, उसमें जो वो बोले, एक टर्म होता है ज्ञानेश्वर जी, वॉक द टॉक। औरंगाबाद में विक्रमगंज, आरा में सभा थी, माफ कीजिएगा जी। हाँ, वो विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा थी, औरंगाबाद में हम लोग उसको मिक्स कर रहे थे, तो आरा में उनकी सभा थी। तो ये, और अब राजगीर में हुई है। तो एक मुहावरा, एक जुमला होता है ज्ञानेश्वर जी, वॉक द टॉक का। वॉक द टॉक का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आप अमल करें, उसके मुताबिक काम करें, वॉक द टॉक होता है। तो हमको वॉक द टॉक नहीं दिखता है क्या उनके, कभी भी चिराग पासवान की बातचीत में वॉक द टॉक नहीं दिखता। हमको नहीं लगता है कि वो जो कह रहे हैं उसको मीन कर रहे हैं, उस पर वो अमल करेंगे या उस पर वो अमल करते हैं। हमको लगता है कि उनका कहना और उनकी राजनीति दोनों बिल्कुल अलग चीज है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे उन्होंने कहा कल की सभा में, हमने सुना राजगीर में, उन्होंने कहा कि जब तक बिहार को बदल नहीं लूंगा, बिहार को विकसित नहीं बना दूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई, पहली बात तो यह है कि बिहार को विकसित आप किस तरह से बनाएंगे, आपके पास क्या रोड मैप, आपकी क्या सलाहियत है, आपकी क्या हैसियत बिहार की पॉलिटिक्स में है कि आप विकसित बनाने के नहीं बना लूंगा तब तक नहीं पीछे हटूंगा। तो अभी तो आप आगे ही नहीं बढ़े, तो पीछे क्या हटिएगा। अभी तो आप पहले आगे बढ़ेंगे, आपके हाथ में आएगा, आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री कुछ बनेंगे, कुछ करना शुरू करेंगे, तो हम मानेंगे कि ठीक है आपने कुछ किया। अभी तो आपने शुरुआत, अभी आप केंद्र में हैं, केंद्र में बिहार में एससीजेड दिलवा दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवा दीजिए। वही कह रहे हैं, वहां तो आपने कुछ किया। वॉक द टॉक हम इसलिए कह रहे थे कि विकसित बिहार बनाना है आपको, और विकसित बिहार बनाने के लिए आपके मंत्रालय ने पिछले 1 साल में क्या काम किया है। कोई आदमी आरटीआई डाल के भी निकाल सकता है, या आप ईमानदार हैं तो आप खुद ही बताइए कि 1 साल में जो आपकी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसने बिहार के लिए ये किया। एक तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने, हमारी मिनिस्ट्री ने ये किया, जिसका बजट कम ही है, 4,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, जितने का बजट है उसमें बिहार का जो हिस्सा बनता है, आपने उसको कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई। मंत्री के नाते आपका एक्सेस है, देश भर के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से आपने किसी के साथ मीटिंग की कि बिहार में चल के आप इंडस्ट्री लगाइए।
दूसरी बात यह है कि आपके बिल्कुल 5 एमपी हैं, आपने 5 जी एमपी के दम पर कभी बिहार भारत सरकार के किसी मंत्री के यहाँ, वित्त मंत्री के यहाँ, उद्योग मंत्री के यहाँ जाकर के कहा, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि बिहार को ये दीजिए, हमारी तरह हमारी ये मांग है, कुछ दीजिए? तो अभी आप जी कुछ करते नहीं दिख रहे, वॉक द टॉक नहीं दिख रहा, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। विकसित बिहार बनाए बगैर नहीं मानूंगा, तो आप मानेंगे? भाई आपको रोका किसी ने है, आप कुछ तो करिए, अपने जो आपकी हैसियत है उस हैसियत से कुछ योगदान तो करिए, वो नहीं हो रहा है। एक बात तो ये। बिल्कुल अब आइए राजनीतिक बातों पर, जो आपने कहा तो वो भी उनको, आप कह रहे हैं ना कि जेडीयू को भी समझ नहीं आ रहा है, बीजेपी वाले पता नहीं कितना समझ रहे हैं, तो वो हमको लगता है कि वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो खुद भी वो आ करके कुछ चीजें कहनी है, ऐसी चीजें जिससे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट, तो वो सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो। उनका भी रोड में बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जो चीज हम जो देखे हैं, जो आपके साथ बातचीत में पहले भी हमने कहा है कि वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे, तो एनडीए में रहना है, एनडीए से बाहर नहीं जाना है, ये अभी मोटे तौर पर समझ में आ रहा है। तो फिर एनडीए में रहना है तो बाहर खड़े होकर के आप मंच पर जा करके कुछ ऐसी बातें जिससे एनडीए का प्रोस्पेक्ट डैमेज होता हो, उसको कहने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये जितनी भी आपकी शिकायतें हैं, आप 2 बार 3 बार या 4 बार, कितनी बार हम लोगों ने देखा कि जाकर के नीतीश कुमार से मिले हो, इतने प्रेम से नीतीश कुमार की बातें हो रही हैं, अपने सांसदों को ले जाकर के मिलवाया उन्होंने अपने। अभी भी जब जाकर के मिले तो ये भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने पूछा कि अरे काहे के लिए लड़िएगा, आप केंद्र में मंत्री हैं, मतलब इतना लाड़ प्यार है दोनों में, ये दिखाया जा रहा है। तो कभी इन्होंने पूछा क्या उनसे कि भाई आपने हमारी पार्टी क्यों तोड़वा दी थी? भाई जो आप कह रहे हैं कि परिवार टूटा और पार्टी टूटी, तो नीतीश कुमार नहीं तोड़वाई ना भाई। तो आपने कभी नीतीश कुमार से पूछा या कभी इस बारे में बात की आपने अमित शाह से, कि आप प्रधानमंत्री से कि भाई हमारी पार्टी टूटी है, शिकायत के लहजे में ही शिकायत ही कभी की जाकर के कि भाई आपने हमारी पार्टी तोड़वा दी और हम बड़ा आहत हुए थे इस बात से? तो ये आप कहते नहीं, मंच पर जाकर के आप ये शिकायतें करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है? शिकायतें कहाँ, वह भी शिकायतें कहाँ अजीत जी। देखिए नालंदा, नीतीश कुमार का गृह किला, और देखिए भीड़ कौन जमा करते हैं? भीड़ वो जमा करते हैं जिन्हें यह लगता है क्योंकि विधानसभा चुनाव निकट है कि मुझे टिकट मिल सकता है। तो जो नालंदा के विधानसभा क्षेत्र में है, 2014 की बात छोड़ दीजिए, आपने लोकसभा वहां लड़ लिया था। नालंदा में जेडीयू और बीजेपी दोनों जब साथ हैं, तो आपको लड़ने के लिए कहां से सीट मिलने वाली है? इस्लामपुर भले ही जेडीयू हार गया था, लेकिन वो सीट भी नहीं छोड़ेगी। तो नालंदा में जाकर जो आप हुंकार भर रहे हैं या कार्यकर्ताओं या दावेदारों में जान फूंक रहे हैं, बाद में उन्हें निराश ही होना है। हाँ बिल्कुल निराश होना है। तो इसलिए भी समझ रहा है कि आप, समझ में आ रहा है कि आप एक मैसेजिंग के लिए वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये राजनीतिक हकीकत, उनको वो भी समझ रहे होंगे कि ये राजनीतिक हकीकत ये है कि हम एनडीए में लड़ेंगे तो यहाँ सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आप वहां जाकर के आपने एक कार्यक्रम किया, इसका मकसद भी एक मैसेज कर रहा था कि हम नीतीश कुमार के गृह जिले में आए हैं और यहां से ये अपनी शिकायत कर रहे हैं, यहाँ हम हमारे ग्रीवांसेज हैं या हम अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो हम लोगों ने इनकी आरावली सभा के बाद भी की थी, जब इन्होंने पहली बार कहा था कि हम 243 सीट लड़ेंगे, तो बहुत लोगों ने उसकी तरह से व्याख्या की कि भाई 243 सीट लड़ेंगे, बड़े बड़े पद हमने देखा, विद्वान विश्लेषक लोग लगे कहने कि वो अकेले लड़ेंगे, 243 सीट लड़ेंगे। उनके कहने का मतलब था कि हम चिराग पासवान 243 सीटों पर एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। तब भी हमने कहा, उन्होंने कहा, तो हम फिर वही बात है कि भाई आप कोई नीतीश कुमार हो रहे हैं, आप कोई नरेंद्र मोदी हो रहे हैं कि आपको आपका चेहरा मैं भी चिराग पासवान करके कैंडिडेट लड़ेगा। तो ये सब ये भी बातें एक बड़ा बोल है, मतलब एक बड़ा बोल हम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं। एक चौथी बात है जो पहले भी हम लोगों ने मार किया था, कल भी उनके मंच पर लोग खड़े थे, गायक बुलाए गए थे और वो गायक लोग बदलाव की बातें कर रहे थे कि बिहार में बदलाव होगा और सब लोग झूम रहे थे उस पर, उसमें तमाम एमपीज भी थे, इनके तमाम नेता भी थे। तो क्या बदलाव होगा बिहार में? आप सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव, किस तरह के बदलाव की बात कर रही है? बिहार बदलाव यात्रा पर तो प्रशांत किशोर निकले हैं, आप कहां निकले हैं? आप तो सारी सभाएं तो यथास्थिति के लिए कर रहे हैं ना, कि यथास्थिति बनी रहे, मतलब एनडीए फिर से शासन में आए। तो आप क्या बदलाव की बात कर रहे हैं? मतलब बदलाव की बात तो आपकी राजनीति से वो उसके साथ मैच ही नहीं करता है ना भाई। समूचा एनडीए जो है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री हो, अपनी सभा कर रहे हो, सब आदमी तो यही कह रहे हैं ना कि यथास्थिति बनाए रखिए, बिहार के लोग बदलाव मत करिए, बदलाव करिएगा तो फिर आप 2005 के पहले चले जाइएगा, यथास्थिति। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है। बदलाव की तो कोई बात ही नहीं है। जब केंद्रीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, बदलाव की बात तो सिर्फ एक ही आदमी कह रहा है, प्रशांत किशोर।
तो जी, अब बिल्कुल। आपके मन से बदलाव की बात हो रही है, तो ये भी क्लैरिफाई करिए कि किस बदलाव की बात आप कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं हुँ। कि बिहार की तस्वीर बहुत खराब है, बदरंग है, जो कि है, हुँ, तो आप ये खुल के कहिए कि बिहार की तस्वीर बहुत बदरंग है और इसको बदलने की जरूरत है, इसमें अच्छे रंग भरने की जरूरत है। नीतीश कुमार रंग नहीं भर पाए, तो आप ये जी, भी नहीं कहते हैं। फिर हो सकता है 2 दिन 4 दिन के बाद किसी दिन आप नीतीश कुमार के यहाँ चले जाएं, उनके साथ बैठ करके और राजनीति अपनी साधने लगे कोई। तो ये हुँ, सब बात इसलिए हमने कहा ना कि उनको खुद भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। बस वो जो आपने हुँ, पहले कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उनको लेकर के जो कहा कि ये दबाव के लिए एक चीजें हो रही हैं, ये तमाम अपनी जी, जो सभा की जा रही हैं उसमें भीड़ जुटाई जा रही है, उसमें 243 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, पुरानी बातें याद दिलाई जा रही, तो ये दबाव डालने के लिए ये सब किया जा रहा है कि भाई हमारा तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है आपका 2020 का, लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड आपका अकेले का नहीं है। उस समय आपके पीछे बिल्कुल। बीजेपी की ताकत लगी थी परोक्ष रूप से, तब आप जाकर के अकेले चुनाव लड़े थे। अब वो जोखिम आप नहीं ले सकते। अच्छा, उस समय जब आप गए थे लड़ने तब आप केंद्र में मंत्री नहीं थे, तो ये उस तरह बिल्कुल। का जोखिम आप नहीं ले सकते हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको उसका जोखिम भी आप नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो हुँ, जब नहीं करना है, तो आप उस तरह से बात करिए, कोई बड़ी बात करिए, जैसे जैसे उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बात कर रहे हैं, तो आप कोई बड़ी बात हुँ, करिए, एनडीए को मजबूत करने की बात करिए, लीडरशिप की बात करिए। अच्छा, आप ये देखिए कि सबसे पहले 2 बार, सबसे पहले मतलब सम्राट चौधरी से भी पहले चिराग पासवान ही वो नेता है जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, और फिर जी, चिराग बिल्कुल, पासवान के ही बिल्कुल। मन से बदलाव की बातें भी हो रही हैं। तो हुँ, ये कंफ्यूजन जो है वो ये कंफ्यूजन है, और आप सबको हुँ, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि इसमें फिर एक हो कि हमारा प्रेशर बना रहे बीजेपी के ऊपर भी, जेडीयू के ऊपर भी, हम जितनी सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत कम सीटों की बात आ रही है ज्ञानेश्वर जी, मतलब 20 चलिए प्रेशर की बात है, हाँ, और सीटों की कम की बात हो कम रही है। सीटें हो रही है उसको आगे चलिए। बढ़ाने। हाँ, बिल्कुल, चलिए आगे उपेंद्र कुशवाहा, जिस दिन चिराग पासवान की रैली होती है, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा की सभा भी हो जाती है। और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, ताकि उन्हें कोई 3, 4, 5 में समेट न दे, और वह बातें कर रहे हैं, जो भाजपा का भी एजेंडा है कि किस तरीके से, देखिए, क्षेत्रों को बढ़ाने की बात, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और नए परिसीमन की बात। तो इस पर तो बीजेपी भी काम कर रही है, दक्षिण वाले राज्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अपनी राजनीति भी चल रही है। और आपने देखा था कि प्रधानमंत्री ने कान में कुछ कह दिया था, इसके बाद उनका हौसला बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, जो जो विक्रमगंज की कमी थी वो सारी कमी सिवान में प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी। जी। प्रधानमंत्री ने उनका नाम हुँ, भी लिया, मंच से भी नाम लिया, उनसे रुक करके बात की, और उसके बाद से उनकी वो अपने जिस अंदाज में उन्होंने अपनी रैलियां, अपने कार्यक्रम शुरू किए थे वो कर रहे हैं। ये सभा भी जी। उसी का एक्सटेंशन थी, जो उनकी पिछली सभा थी उसका ये एक्सटेंशन था। संविधान अधिकार परिसीमन सुधार की बात वो कर रहे हैं, वो बड़ी बात कर रहे हुँ, हैं। देखिए, बड़ा हुँ, नेता और समझदार नेता, परिपक्व नेता चुनाव के जी। कैसे काम करता है। चुनाव के समय आपको रैली करते रहना होता है, कार्यक्रम करते रहना होता हुँ, है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो लोग जुड़े रहें, आपकी पार्टी के टिकट के जो दावेदार हैं वो लोग जुड़े रहें, मतलब संगठन की सक्रियता बनी रहे। इसलिए चुनाव के पहले आपको रैली कार्यक्रम करते रहना होता है। तो बिल्कुल। इसलिए वो रैली कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली और सभाएं कर रहे हैं। दूसरी ये हुँ, ध्यान रखना होता है कि अलायंस में जब तक सारी चीजें तय नहीं हुई हैं, आपकी कोई भी रैली ऐसी नहीं हो जिससे अलायंस के अंदर की फूट बाहर आए। अभी जो हुँ, चिराग पासवान कर रहे हैं उसमें मतलब एनडीए की खटराक बाहर आ रहा है। हुँ, कुशवाहा की रैलियों में एक तो राजनीतिक कार्यक्रम है, चुनाव के समय होना चाहिए, वो कर रहे हैं, और बड़ा सवाल उठा करके एक तो एनडीए के लिए भी ऐसा लग रहा है कि वो बिहार के हित की बात कर रहे हैं, एनडीए के हित की हुँ, बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिहार के हित की जी। बात होगी कि अगर आबादी के अनुपात में बिहार के सांसदों, लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ के 60 की है। अभी बिल्कुल। अभी जो बातें चल रही हैं वो प्रो राटा बेसिस पर, जो प्रो राटा बेसिस होता है, जो अमित शाह ने कहा कि प्रो राटा बेसिस पर सीट बढ़ाएंगे, मतलब अगर हुँ, 20% सीट बिहार में बढ़ती है तो 20% सीट तमिलनाडु में बढ़ा देंगे। मतलब जी। तमिलनाडु में भी 8 सीट बढ़ जाएगी, बिहार में भी 8 सीट बढ़ जाएगी। 20% या हुँ, 30% बढ़ा तो 12 सीटें यहाँ भी बढ़ जाएंगी, 12 सीट वहां भी बढ़ जाएंगी, वहां लोकसभा की हुँ, 39 सीटें। तो ये प्रो राटा नहीं, हमको जो बात उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं वो बात ये है कि हमारी आबादी तो अभी 1951 के बाद बढ़ने लगी है। उसके पहले तो बिल्कुल, आबादी बढ़ी है साउथ के राज्यों के, और साउथ के राज्यों ने अपनी आबादी बढ़ा करके उसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो ले चुके, उसका लाभ ले चुके। अब हमारे जी, लाभ लेने की बारी आई, बिल तो अब आप कह रहे हैं कि लाभ हुँ, नहीं, हम आपको आप नहीं, ये लाभ नहीं लिया देने देंगे। अब 1971 की जनगणना के आधार पर अभी 2029 में चुनाव होगा। ये तो बिल्कुल, बिना बिल्कुल। लॉजिक की बात है। 1971 की जनगणना के बाद देश की आबादी 2.5-3 गुनी हो गई। उस समय 54 करोड़ जी, आबादी थी देश की, 1971 में 54 करोड़ आबादी थी, आज 150 करोड़ आबादी है। तो ये बिल्कुल। बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा।
वो बिहार के हित की चलिए, बात कर उपेंद्र रहे हैं, कुशवाहा बड़ा मुद्दा उठा, बड़ा मुद्दा उठा बिल्कुल रहे हैं। उपेंद्र पॉलिटिकल जी, कार्यक्रम बड़ा है, मुद्दा उठा। एनडीए की बेहतरी के लिए है, बिहार की बेहतरी के लिए है और बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से भी। चलिए, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सुपर संडे की सुपर सियासत में मुसलमानों की मजलिस को संबोधित करने के बाद बापू सभागार में तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वैश्यों का सम्मेलन था। वहां उन्होंने कहा आप बनिया हैं, इसका मतलब है आप बनिए और बनिए, बिहार को बनाइए। तेजस्वी यादव उस वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्ग सबसे ज्यादा भयभीत रहा है 2005 के पहले। अजीत जी, इसके बाद आते हैं कुर्मी पॉलिटिक्स पर। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है, हमको ये बात अच्छी लगी। हमने जो रिपोर्ट देखा, जो मीडिया के और सोशल मीडिया के, उसके हिसाब से सभा उतनी सफल नहीं हुई। जितनी भीड़ जुटाने का अनुमान था उतनी भीड़ नहीं जुटी, वो खाली रह गया। हम्म, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो भीड़ जुटाने वाली जाति भी नहीं है, मतलब वैश्य जो है हम्म। वो भीड़ जुटाने वाली जाति नहीं है, लेकिन बिना हाँ, भीड़ इतनी फुर्सत नहीं होती उनके पास। हाँ वही, और बिना भीड़ जुटाए भी अगर मान लीजिए कोई अपनी दुकान पर बैठा, तो वहीं बैठे बैठे वो रोज 200 आदमी को डील कर रहा है, तो वो 200 आदमी को तो उसी एक दिन में मोटिवेट कर सकता है, उसका दिमाग बदलने का काम कर बिल्कुल, सकता है अगर वो, तो उसकी बिल्कुल। उपयोगिता अलग है। उसकी उपयोगिता को हम सिर्फ भीड़ के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो उतनी जी। भीड़ नहीं थी, लेकिन तेजस्वी हुँ, यादव का ये आउटरीच करना अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में हुँ, आप किसी जाति को, किसी समुदाय को अछूत नहीं कर सकते हैं, या किसी जाति के साथ हुँ। आपकी दूरी है तो उस दूरी को और बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा भारतीय जनता जी, पार्टी के लिए भी ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मुसलमान आपको वोट नहीं करता, तो आप आउटरीच थोड़ी नहीं करेंगे, अपने देश की 20% आबादी को आप ऐसे छोड़, 14-15% आबादी को छोड़ देंगे, तो आउटरीच करना चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी भी आउटरीच करती है। आज ही हम लोगों ने देखा, पसमानदा मिलन समारोह हुआ, बड़ी संख्या में मुसलमान जुटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। तो जो वर्ग जी, नाराज है उस तक आउटरीच करने का तेजस्वी यादव का ये अच्छा प्रोग्राम है। मान लीजिए कि वो वोट नहीं देगा या सारे लोग वोट नहीं हुँ, देंगे, लेकिन अगर हॉस्टिलिटी कम होती है तो ये अपने आप में भी बड़ी बात है। दुकान पर कोई बिल्कुल, आदमी अगर बिल्कुल। बैठ करके, कोई दुकानदार अगर अपने अपने गद्दी पर बैठ करके रोज आपके खिलाफ भड़काता हो, कल से वो भड़काना खाली बंद कर दे कि भाई आप देख लीजिएगा, तो ये भी आपकी बड़ी जीत है। हुँ, तो उसकी बिल्कुल। हॉस्टिलिटी जो आप देख लीजिएगा, अगर लोग आए पूछे कि क्या माहौल है, तो वो आरजेडी का अगर विरोध बंद कर दे खाली, तो ये भी बहुत बड़ी जीत हो हुँ, जाएगी। हॉस्टिलिटी तो कम होगी, बहुत आपके बड़ी चीज़। खिलाफ होने की बात जो है वो धारणा तो बदलेगी। वो आप तेजस्वी की बात सुन करके सामने फेस टू फेस देख करके जाएगा तो एक मैसेज करेगा ना अपने यहाँ। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, मतलब जिन लोगों से आपकी दूरी रही है उन तक आप आउटरीच कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए। चलिए, सीखना चाहिए। चलिए, अब आखिरी में चलते हैं कुर्मी पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार की सेहत का पता सबको है और कुर्मी नेतृत्व में छटपटाहट है। देखिए, कुर्मिस्तान तो नालंदा जिला कहा जाता है, वहां भी बीजेपी से जुड़े प्रणब प्रकाश ने 2 महीने पहले एक बड़ी रैली की थी और अब पटना आ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी कैपिटल भी तो पटना है ना। हाँ, बिल्कुल है। इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं। और मरीन ड्राइव पर देखिए, मुसलमानों की मजलिस थी, वैश्यों की सभा थी। इस बीच कुर्मी गोलबंद हुए थे, जमा हुए थे मेरीन ड्राइव पर कि भाई 5.8% आबादी है छत्रपति शिवाजी के वंशजों की, तो यहाँ उनकी आदमकद प्रतिमा लगाओ 100 फीट। तो यह भी एक नया शंखनाद है अजीत जी। देखिए, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक जी। घटनाक्रम है। और जो पूरा हम्म, ऑप्टिक्स प्रणब प्रकाश ने क्रिएट किया था वहां, आपने देखा होगा, आपकी हम्म, रिपोर्टर वहां उनसे बात भी कर रही थी कि वो जी। वो जो भगवा पगड़ी बांध रखा था प्रणब प्रकाश ने भी, और तमाम लोगों ने भगवा झंडे ले रखे थे, तो वो भगवा जो है वो शिवाजी महाराज के की आर्मी का बिल्कुल। ध्वज होता था उस तरह से। और हिंदू में भी, हम्म, हिंदुओं में भी एक गर्व का जो रंग है, केसरिया वही रंग है, वो हमारे झंडे में भी है, जी। तिरंगे में भी हम्म, है। तो वो भगवा लेकर के वहां लोग जुटे थे, शिवाजी महाराज के हम्म, वंशज और शिवाजी के मूल्यों, उनके कामकाज, उनके राजकाज। इसी की वजह से पिछली बार भी जो रैली हुई थी और प्रणब प्रकाश ने यही कहा था कि शिवाजी महाराज के जो राजकाज के मूल्य हैं, उस आधार पर बिहार का राजकाज हो, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि उनकी एक प्रतिमा लगाई जाए। अब तक इसके जी। पहले जो एक आइकॉन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था वो सरदार पटेल थे। तो बड़ा सरदार हम्म, पटेल भवन बना बिहार में, एक आइकॉन के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है, उनका हर आदमी उनका नाम लेता है देश भर में। शिवाजी जी। महाराज को इस अंदाज में, हिंदुत्व के आइकॉन तो थे वो, हिंदुत्व के आइकॉन के तौर पर, लेकिन वो भी महाराष्ट्र तक और उसके आसपास जहां मराठा आर्मी पहुंची थी, जिन इलाकों में, चाहे इंदौर जी। और मध्य प्रदेश का कुछ एरिया हो या महाराष्ट्र का एरिया हो जो, या कर्नाटक के कुछ इलाकों में शिवाजी महाराज के उसको लेकर के एक राजनीति होती थी। बिहार में पहली दफा हम देख रहे हैं कि उनको एक इस आइकॉन के तौर पर कुर्मी समाज के नेता प्रणब प्रकाश प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और कुर्मी समाज के जो 6% आबादी बता रहे हैं उसमें गर्व की भावना भरने वाली बात है। दूसरी बात हम्म, यह है कि जो आपने कहा कि वैकेंसी क्रिएट होगी तो जगह कौन लेगा।
देखिए बिल्कुल। आरसीपी सिंह अब जनसुराज में चले गए, वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके या किसी ऐसे मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में अभी वो आएंगे, अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मनीष वर्मा की स्थिति जो है पार्टी के भीतर काफी लोग कमजोर करते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। श्रवण कुमार अपनी बहुत लंबी पारी खेल चुके हैं, तो एक वैकेंसी निश्चित रूप से बन रही है, चाहे वो एनडीए के अंदर का ओवरऑल एक वैकेंसी बन रही है। तो नालंदा से कोई आए, देखिए एक संयोग देखिए कि प्रणव प्रकाश भी इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, अमेरिका में नौकरी की अमेरिका है, में रहे हैं। हाँ, अमेरिका में लंबे समय तक रहे हैं, नौकरी की है इन्होंने, और बड़े अपने ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो अपनी जाति का जो धर्म है वो धर्म भी एक निभाते हैं, अपना जो बिजनेस का मॉडल है वो खेती करते हैं, बड़ी ऑर्गेनिक खेती के लिए वो, तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा है उनका। तो एक इंजीनियर कुर्मी नालंदा से आकर के अगर उस जगह को क्लेम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है। अब उनको चुनाव लड़ना है, वो किस तरह से कौन सी सीट चुनते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, वो छोटी चीज हो गई है। जिस तरह के 2 बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, उस कार्यक्रम के मुकाबले अब चुनाव लड़ने की बात छोटी हो गई है। उनको चुनाव लड़ने से बड़ा एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया है। कुर्मी आबादी की उसके प्राइड का, उसके गर्व का, उन्होंने जो ऑप्टिक्स क्रिएट किया है, उसको हिंदुत्व के साथ जैसे जोड़ा है, बीजेपी की नजर निश्चित रूप से होगी उनके ऊपर, और जेडीयू की नजर भी होगी। तो अब आगे उनकी राजनीति और एनडीए की ये दोनों बड़ी पार्टियां उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, ये भी देखना होगा। चलिए देखना होगा। तो सुपर संडे की सियासत कैसी रही, आज के कार्यक्रम में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।